Now we will see the congenital diseases of larynx. तो इसमें तीन ही डिजीज होती है जो हमें पढ़नी है। तो लेरिंगोमलेशिया, लेरिंगोमलेशिया, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस एंड ग्लॉटिक वेब। ठीक है, तो लेरिंगो मलेशिया, मलेशिया जहाँ भी होता है मतलब वो सॉफ्ट हो गया, ट्रैक्यू मलेशिया, लेरिंगो मलेशिया। तो ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है और इसमें होता क्या है कि एक्सट्रीमली सॉफ्ट कार्टिलेज होता है चाइल्ड का, एक्सट्रीमली सॉफ्ट कार्टिलेज, जिसकी वजह से वो मुड़ जाता है और ओमेगा शेप्ड ओमेगा एपिग्लॉटिस बन जाता है और जिसकी वजह से ब्रीदिंग एरिया कम हो जाता है, डिक्रीज्ड ब्रीदिंग एरिया। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग एरिया कम हो गया और वो सॉफ्ट है कार्टिलेज, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड वाइल ब्रीदिंग, जो कि हम स्ट्राइडर बोलेंगे, स्ट्राइडर। ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या है, लेरिंगोमैलेशिया में शुरू में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि शुरू में वो कम सांस भी ले रहा होता है, तो उसका काम चल जाता है बिकॉज चाइल्ड इज नॉट एक्टिव। पर जैसे ही वो धीरे धीरे कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग और वो काम करने से होता है, एंड एज द चाइल्ड ग्रोज एयर रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज, देन ओनली स्ट्राइडर अकर एज चाइल्ड grows not present initially। ठीक है, और जो स्ट्राइडर होता है पिक्यूलर, क्यों स्ट्राइडर विच इंक्रीजेज इन सुपाइन पोजीशन या फीडिंग या क्राइंग, ये सब करने से स्ट्राइडर इंक्रीज होता है और डिक्रीज कब होता है, इन प्रोन पोजीशन। क्योंकि जब वो उल्टा लेटता है तो जब वो लेटता है तो उसकी वजह से जब वो उल्टा लेटता है तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो एंटीरियरली गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको वो इनलेट ओपन हो जाता है और उसको ब्रीदिंग एरिया बढ़ जाता है और उसको सांस चला जाता है, इसलिए वो प्रोन पोजीशन में डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब वो सुपाइन लेटता है तो उसका ब्रीदिंग एरिया कम हो जाता है क्योंकि जो एपिग्लॉटिस है वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम है। और इसमें जो स्ट्राइडर होता है वो जनरली जो स्ट्राइडर होता है वो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। ठीक है, एंड इसमें जब हम उसमें डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी या इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करते हैं तो ओमेगा शेप एपिग्लॉटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट इज कि सबसे पहले रीएश्योरेंस की, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसका कार्टिलेज हार्ड होगा तो चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो सकता है और स्ट्राइडर अपने आप जा सकता है। अगर फिर भी नहीं होता तो हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी कौन सी है, एपीग्लॉटोपेक्सी एंड एपीग्लॉटोप्लास्टी। एपिग्लॉटोपेक्सी मतलब उसको ठीक किया और फिर उसको फिक्स कर दिया। एपिग्लॉटोप्लास्टी मतलब उसको रिपेयर करना सिर्फ। ठीक है, नाउ दूसरा आता है सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। मैंने बताया था मोस्ट सबग्लॉटिस इज द मोस्ट नैरो पार्ट इन द चिल्ड्रन, सो सबग्लॉटिक स्टेनोसिस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और ये एक्वायर्ड है, अगर एक्वायर्ड ड्यू टू इंट्यूबेशन इंट्यूबेशन ट्रॉमा। कंजेनाइटल सिर्फ सबग्लॉटिक स्टेनोसिस ही, क्यों, क्योंकि वो सबसे नैरो एरिया मैंने बताया था। और सबग्लॉटिक स्टेनोसिस में हमें पता है क्या मिलेगा, बाय जनरली एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर मिलेगा, एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर मिलेगा। और इसकी एक मेयर कॉटन ग्रेडिंग होती है, मेयर कॉटन ग्रेडिंग। ठीक है, तो मेयर कॉटन ग्रेडिंग किस हिसाब से होती है कि कितना स्टेनोज्ड है, तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। अगर ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 मीन्स कि 0 to लेस देन 50% स्टेनोज्ड।
ग्रेड 2 इज 50 to 70% स्टेनोसिस हो गया है। ग्रेड 3 इज 70 to 99% स्टेनोस्ड एंड ग्रेड 4 इज कंप्लीट स्टेनोसिस दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन। स्टेनोसिस मतलब एक तरह से चिपक गया है, ठीक है। तो अगर वो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दे सकते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। लेकिन ग्रेड 3 ग्रेड 4 है तो उसमें हम इसमें स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, क्योंकि वो स्टेनोसिस को कम करेगा ना। स्टेनोसिस बेसिकली स्टेनोसिस की वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रहा होगा वहाँ पे, तो उसको कम करेगा। एंड इसमें लोकल माइटोमाइसिन सी देते हैं या सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी कौन कौन सी कर सकते हैं हम इसमें? सर्जरी कर सकते हैं LTR दैट इज लैरिंगो ट्रेकियल रिकंस्ट्रक्शन। लैरिंग्स और ट्रेकिया को पूरा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। या PCTR दैट इज पार्शियल क्रिको ट्रेकियल रिकंस्ट्रक्शन। तो सबग्लॉटिक है, सबग्लॉटिक है तो हम सोच रहे हैं कि हम नीचे वाले पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, सिर्फ क्रिकॉइड एंड ट्रेकिया को। और ट्रेकियोस्टोमी कैन बी डन, ट्रेकियोस्टोमी कैन बी नीडेड, ट्रेकियोस्टोमी की भी जरूरत पड़ सकती है इसमें, ठीक है। अब ग्लॉटिक वेव में क्या होता है? ग्लॉटिक वेव में क्या होता है? मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड, मेम्ब्रेन डेवलप्स बिटवीन वोकल कॉर्ड। और इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है मेम्ब्रेन डेवलपमेंट की? मोस्ट कॉमन साइट इज एंटीरियर कमीशर, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? एंडोस्कोपी से इसको डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट इज एंडोस्कोपिक एक्सcision, एंडोस्कोपिक एक्सcision with CO2 लेजर प्लस माइनस कील प्लेसमेंट। देखो होता क्या है कि ये दो वोकल कॉर्ड है, तो इनके बीच में यहाँ वेब बन गया, मतलब एक्सेस मेम्ब्रेन बन गई। तो हम इसको CO2 लेजर से एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पे एक कील जैसी वो आता है, कील जैसे सब्सटेंस कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट आता है, उसको प्लेस कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं इन दोनों में गैप वापस से आ जाते हैं, वापस से पास नहीं आती है। तो अगर वो दूर रहेंगी फिर उसके बाद कील रिमूव कर देते हैं तो फिर वो ग्रोथ दोबारा से नहीं होती है मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कील? कील का क्या यूज है? इट प्रिवेंट्स fibrosis and it makes vocal cord not close completely, ठीक है, ताकि वो हील कर सके। और भी कुछ लेस इम्पॉर्टेंट कंजेनिटल डिजीज होती है, लाइक थायरोग्लॉसल सिस्ट। इट इज ए रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट, थायरोग्लॉसल डक्ट। तो इसकी पिक्यूलर स्वेलिंग क्या होती है? इसमें मिडलाइन सिस्टिक स्वेलिंग होती है विच मूव्स ऑन प्रोट्रूजन ऑफ टंग। टंग को जब प्रोट्रूड करने को बोलते हैं तो स्वेलिंग उसके साथ मूव करती है, बहुत पिक्यूलियर होती है थायरोग्लॉसल डक्ट स्वेलिंग की। और इसमें जो ऑपरेशन होता है उसका नाम बस याद रखना, दैट इज सिस्ट्रंक ऑपरेशन, ठीक है। एक और होता है दैट इज ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्जरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चार डिजीजेस ही कंजेनाइटल डिजीज ऑफ लेरिंग में होती है। मोस्ट कॉमन इज लेरिंगो मलेशिया और सबग्लॉटिक स्टेनोसिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी मेयर कॉटन ग्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। थैंक यू।